साहित्य निधि में सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 15। डॉक्टर ने एक सांस खींचकर कहा, आहा, कैसा बढ़िया भोजन है। इसका तो स्वाद गंध तक मैं भूल गया हूँ। ये बात भारती के हृदय में जाकर बिंध गई। उसे उस रात का सूखा भात और जली मछली याद आ गई। डॉक्टर ने भोजन शुरू करते हुए कहा, कवि को नहीं दिया भारती? ला रही हूँ, कहकर उसने प्लेट में भोजन सजाकर शशि के सामने रख दिया और डॉक्टर के सामने बैठकर बोली, लेकिन सब खा लेना पड़ेगा भैया, फेंक नहीं सकते। नहीं, लेकिन तुम नहीं खाओगी? मैं? कोई भी स्त्री ये सब खा सकती है, तुम ही बताओ। भोजन तो ऐसा पकाया है मानो अमृत। इससे अच्छा अमृत बनाकर मैं रोजाना खिला सकती हूँ भैया। डॉक्टर ने अपना बायां हाथ माथे से लगाकर कहा, क्या करोगी बहन, भाग्य की बात है। जिसको खिलाना चाहिए वो सभी खाता ही नहीं है। जो खाएगा उसे एक दिन से अधिक 2 दिन खिलाने की चेष्टा करने से ही तुम्हारा सुयश पूरे देश में फैल जाएगा। इस बार भारती हंस पड़ी, लेकिन तुरंत स्वयं को संभाल कर लज्जित होकर बोली, तुम्हारी दुष्टता की ज्वाला से हंसी रोकी नहीं जा सकती, लेकिन ये तो तुम्हारा भारी अन्याय है। पेट भर खा पी चुकने के बाद रुपयों की थैली भी लेकर चले जाओगे क्या? डॉक्टर मुंह का कौर निगलते हुए बोले, जरूर जरूर। आधे रुपए तो चले गए नवतारा के मकान बनाने के खाते में। शेष क्या अहमद अब्दुल्ला साहब की गाड़ी खरीदने के लिए छोड़ जाऊं? तमाशे को सर्वांग सुंदर बनाने के लिए तुमने कोई बुरी राय नहीं दी भारती, कहकर डॉक्टर जोर से हंसे। भारती बोली, भैया, तुमको हंसी मजाक करते हुए मैंने पहले भी देखा है, लेकिन इस तरह पागलों की तरह हंसते हुए मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर उत्तर देने जा रहे थे, लेकिन भारती के चेहरे को देखकर कुछ भी न कह सके। भारती ने कहा, स्त्री पुरुष का प्रेम क्या तुम्हारी तरह सभी के लिए उपहास की वस्तु है भैया? या ताश के छक्के पंजे की हार की तरह इसको भी हार जीत के कह कहे लगाने के अलावा और कुछ करने के लिए शेष नहीं रह गया है? स्वतंत्रता परतंत्रता के अतिरिक्त मनुष्य को व्यथित करने वाली कोई और भी चीज़ इस संसार में मौजूद है? इस बात को क्या तुम कभी सोचोगे भी नहीं? शशि बाबू की ओर देखो, एक ही पहर में इनकी कैसी हालत हो गई है। अपूर्व बाबू जिस दिन गए थे उस दिन भी तुम शायद इसी तरह हंस पड़े थे। नहीं नहीं, वो तो हुआ। भारती बीच में ही रोक कर बोली, नहीं नहीं, ये कैसे कहते हो भैया? शशि बाबू तुम्हारे स्नेह के पात्र हैं। तुम ये सोचकर खुश हो उठे कि उनको भोला भाला पाकर नवतारा बहुत दुख देती। भविष्य में उस दुख में पड़ने से वो बच गए, लेकिन क्या भविष्य ही सब कुछ है मनुष्य के लिए? आज का ये एक ही दिन जो व्यथा के भार से उसके सारे भविष्य को लांघ गया, ये बात तुम किस तरह जानोगे? तुमने तो कभी किसी को प्यार किया ही नहीं। शशि ने किसी प्रकार कहना चाहा कि ये दोष मेरा ही है, मेरी ही भूल है, सांसारिक बुद्धि न रहने से ही। भारती व्यग्र स्वर में बोल उठी, लज्जा करने की कौन सी बात है शशि बाबू? ये भूल क्या संसार में अकेले आपने ही की है? आपसे 100 गुनी भूल क्या मैंने नहीं की? और उससे भी 1000 गुनी भूल करके जो अभागन चुपचाप चिरकाल के लिए इस देश को छोड़ने के लिए तैयार हुई है, उसे क्या डॉक्टर नहीं पहचानते? डॉक्टर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन भारती ने उसकी परवाह नहीं की। कहने लगी, सांसारिक बुद्धि आप में कम है, मुझ में कम नहीं थी। सुमित्रा जी की बुद्धि की तो तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी वो किसी के काम ना आ सकी। वो पराजित हो गई तुम्हारी बुद्धि के सामने, जो चिरकाल से अजेय है, जिसके मार्ग को कभी बाधा नहीं मिली। वो जो तुम्हारे पाषाण द्वार पर पछाड़ खाकर चूर चूर हो गया, अंदर जाने का जरा सा मार्ग उसे नहीं मिला। डॉक्टर ने इस अभियोग का उत्तर नहीं दिया, केवल उसके चेहरे की ओर देखकर जरा सा हंस पड़े। भारती ने कहा, शशि बाबू, मैंने आपके प्रति बड़ा अपराध किया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शशि समझ ना सका, लेकिन कुंठित हो उठा। भारती पल भर चुप रहकर कहने लगी, एक दिन भैया से मैंने अपने बारे में कहा था, कोई भी स्त्री आपको कभी प्यार नहीं कर सकती। उस दिन मैंने आपको पहचाना नहीं था। आज ऐसा लग रहा है कि जिसने अपूर्व बाबू को प्यार किया था, वो अगर आपको पा जाती तो धन्य हो जाती।
सभी आपकी उपेक्षा करते आए हैं, केवल एक व्यक्ति ने नहीं की, और वो है यही डॉक्टर। मनुष्य को पहचानने में इनसे गलती नहीं होती। इसलिए उस दिन दुखी होकर इन्होंने मुझसे कहा था, काश शशि किसी दूसरी स्त्री को प्यार करता। लेकिन तुम मुझसे ये कभी नहीं कह सके कि भारती, इतनी बड़ी गलती तुम मत करो। पुरुष के दो आदर्श तुम दोनों मेरे सामने बैठे हो। आज मेरी अरुचि की कोई सीमा ही नहीं है। डॉक्टर ने पूछा, अपूर्व ने क्या कहा शशि? भारती ने उत्तर दिया, माँ बीमार है, इलाज कराना जरूरी है, लेकिन रुपए पास नहीं है। लौट कर छिपे ढंग से गुलामी करने पर कोई जान नहीं सकेगा। डर है तलवलकर का और ब्रजेंद्र का, लेकिन उसके काका हैं पुलिस कर्मचारी, इसलिए कोई व्यवस्था अवश्य ही हो गई होगी। भैया, मुझे और तुम्हें भी शायद छुटकारा नहीं मिलेगा। क्षुद्र, लोभी, संकीर्ण हृदय, डरपोक, छी। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, सच्चा प्यार करने पर इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता। कभी अब तुम्हारी बारी है। सरस्वती का स्मरण करके अब तुम भी नवतारा के गुणों का कीर्तन करना आरंभ कर दो। भैया, तुमने मेरा तिरस्कार किया? शायद ऐसी ही बात हो। अभिमान, व्यथा और क्रोध से भारती का चेहरा लाल हो उठा। बोली, तुम कभी मुझे ऐसी कटूक्ति न सुना सकोगे। तुमने क्या सोचा है कि सभी शशि बाबू की तरह मुंह बंद करके सह सकते हैं? तुम क्या जानते हो कि मनुष्य की क्या दशा हो जाती है? उत्तेजित वेदना से उसका गला रुंध गया। बोली, वो लौट आए हैं, अब मुझे तुम यहाँ से किसी दूसरी जगह ले चलो भैया। मैं भी किस अभागे के चरणों में अपना सर्वस्व विसर्जित करके बैठी हुई हूँ। कहते कहते वो फर्श पर माथा रखकर बच्चे की तरह रोने लगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए चुपचाप भोजन करने लगे। उनका निर्विकार भाव देखकर ये पता न चल सका कि इन सब प्रणय उच्छ्वासों ने इनको लेश मात्र भी विचलित किया है। 5-7 मिनट के बाद भारती उठकर पास वाले कमरे में चली गई और आंख मुंह धोकर अच्छी तरह धो पोंछ कर यथास्थान आकर बैठ गई। उसने पूछा, भैया, तुम लोगों को कुछ और दूं? डॉक्टर ने जेब से रुमाल निकाल कर कहा, ब्राह्मण का लड़का हूँ, कुछ छन्ना बांध दो जिससे 2 दिन निश्चिंत रह सकूं। मैला रुमाल लौटाकर भारती ने एक धुला हुआ तौलिया निकाला और खाने की तरह तरह की चीज़ों की एक पोटली बांधकर डॉक्टर के सामने रखते हुए कहा, यह है ब्राह्मण के लड़के का छन्ना और रुपयों की थैली। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ये हुई ब्राह्मण की भोजन दक्षिणा। भारती बोली, अर्थात तुच्छ विवाह उत्सव के सिवा सभी असली आवश्यक कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गए। हंसी रोककर डॉक्टर बोले, ये मेरे लिए भगवान का कैसा अभिशाप है भारती, कि जो ही हंसी आने लगती है मेरे मुंह से ठहाकों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। ठहाकों जैसा रोना रोने के लिए तुम्हें साथ न लाया होता तो आज मुंह दिखाना कठिन हो जाता। भैया, फिर मुझे परेशान करने लगे। परेशान कर रहा हूँ या कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ? भारती ने रूठ कर मुंह दूसरी ओर फेर लिया। शशि चुप था। अत्यंत अचानक गंभीरता के साथ बोला, अगर नाराज ना हो तो एक बात कह सकता हूँ। कुछ लोगों को संदेह है कि आपके साथ ही एक दिन भारती का विवाह होगा। डॉक्टर पल भर के लिए चौंक उठे। ये क्या कहते हो शशि? तुम्हारे मुंह पर फूल चंदन पड़े, ऐसा सुदिन इतने बड़े अभागे के भागे में आएगा? ये तो सपनों से भी परे की बात है कवि। शशि बोला, लेकिन बहुत से लोग यही सोचते हैं। हाय हाय, बहुत न सोचते अगर एक ही व्यक्ति पल भर के लिए यह सोचता, डॉक्टर ने कहा। भारती हंसकर बोली, अभागे का भाग्य तो पल भर में बदल सकता है भैया। तुम आज्ञा देकर यदि कह दो, भारती, कल ही तुम्हें मुझसे ब्याह करना होगा, तो मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहती हूँ कि एक दिन भी ठहरने को नहीं कहूँगी। डॉक्टर बोले, लेकिन बेचारा अपूर्व जो प्राणों का मोह छोड़कर लौट आया, उसका क्या होगा? भारती बोली, उसकी भावी पत्नी के रूप में किसी की कन्या देश में मौजूद है। उनके लिए चिंता मत करो, वो छाती फाड़ कर नहीं मर जाएंगे। डॉक्टर गंभीर होकर बोले, लेकिन मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो रही हो? तुम्हारा भरोसा तो कम नहीं है भारती। भारती ने कहा, तुम्हारे हाथ पड़ूंगी, इसमें फिर डर कैसा? डॉक्टर ने शशि की ओर देखते हुए कहा, सुन लो कवि, भविष्य में अगर इनकार करे तो तुम्हें गवाही देनी होगी। भारती बोली, किसी को गवाही नहीं देनी पड़ेगी भैया, मैं शपथ लेकर इनकार नहीं करूंगी, केवल तुम्हारी स्वीकृति से काम बन जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, तब देख लूँगा। देख लेना। भारती हंसकर बोली, भैया, क्या मैं और सुमित्रा?
स्वर्ग के इंद्रदेव भी अगर उर्वशी, मेनका और रंभा को बुलाकर कहते कि उस प्राचीन युग के ऋषि मुनियों के बदले तुम्हें इस युग के सव्यसाची की तपस्या भंग करनी होगी, तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ भैया कि उन्हें मुंह पर स्याही पोतकर वापस चले जाना पड़ेगा। रक्त मांस का हृदय जीता जा सकता है, लेकिन पत्थर के पास क्या लड़ाई चल सकती है? पराधीनता के आग में जलकर तुम्हारा हृदय पत्थर बन गया है। डॉक्टर मुस्कुराने लगे। भारती की दोनों आंखें श्रद्धा और स्नेह से भर आईं। बोली, इतना विश्वास न रहने पर क्या मैं इस तरह तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर सकती थी? मैं नवतारा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, लेकिन इस जीवन में उसके सुधार का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, एक दिन के लिए भी, जिसे मन ही मन। भारती की आंखों में फिर आंसू बहने लगे। झटपट हाथ से उनको पोंछकर हंसने की चेष्टा करती हुई बोली, भैया क्या लौटने का समय अभी नहीं हुआ? भाटा आने में भी कितनी देर है? डॉक्टर ने दीवार की घड़ी की ओर देखकर कहा, अभी देर है बहन। फिर दायां हाथ भारती के सिर पर रखते हुए कहा, आश्चर्य है, इतनी दुर्दशा में भी बंगाल का ये अमूल्य रत्न अब तक नष्ट नहीं हुआ। जाने दो नवतारा को, भारती तो हम दोनों की है। शशि, सारी पृथ्वी पर इसकी जोड़ी नहीं मिलेगी। हजारों सव्यसाचियों में भी शक्ति नहीं है कि एक तुच्छ अपूर्व की ओट करके खड़े हो जाएं। अच्छी बात है शशि, तुम्हारी शराब की बोतल कहाँ है? शशि लज्जित होकर बोला, खरीदी नहीं, मैं अब नहीं पीऊँगा। तुम्हें याद नहीं, नवतारा ने प्रतिज्ञा कराई थी? भारती बोली। शशि ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, सचमुच ही नवतारा के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अब शराब नहीं पीऊँगा। उस प्रतिज्ञा को अब नहीं तोड़ूंगा डॉक्टर। डॉक्टर हंसकर बोले, शराब गई, नवतारा गई, सर्वस्व बेचकर जो रुपए मिले थे वो भी चले गए, एक साथ इतना कैसे सहा जाएगा? शशि का चेहरा देखकर भारती को दुख हुआ। बोली, मजाक करना सहज है भैया, सोच कर तो देखो। डॉक्टर बोले, सोच विचार करके ही कह रहा हूँ भारती। इन रुपयों पर शशि की कितनी आशा आकांक्षाएं थीं, ये बात मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। उसके परिचितों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ये बात न सुनी हो। उसके बाद आई नवतारा, 6-7 महीने तक थी, उसका ज्ञान ध्यान था, और शराब, वो तो शशि के सुख दुख की एकमात्र संगिनी है। कल सब कुछ था, लेकिन आज उसके जीवन का जो कुछ आनंद था, जो कुछ सांत्वना थी, वो सब एक ही दिन में एकाएक जैसे षड्यंत्र करके उसे छोड़कर चली गई। फिर भी किसी के विरुद्ध उसके मन में कोई विद्वेष नहीं, शिकायत नहीं, यहाँ तक कि आकाश की ओर देखकर एक बार भी आंसू भरी आंखों से ये नहीं कह सका कि हे भगवान, मैंने किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं किया। अगर भगवान वास्तव में हो तो इसका विचार करना। भारती लंबी सांस लेकर बोली, इसीलिए इन पर तुम्हारा इतना स्नेह है? डॉक्टर बोले, केवल स्नेह ही नहीं, श्रद्धा भी है। शशि साधु पुरुष है, इसका संपूर्ण हृदय गंगा जल के समान शुद्ध और निर्मल है। मेरे जाने के बाद भारती, जरा इसकी देखभाल रखना। ये स्वयं दुख भोगेगा, लेकिन किसी दूसरे को दुख नहीं देगा। शशि का चेहरा लज्जा और संकोच से लाल हो उठा। इसके बाद कुछ देर तक शायद बात के अभाव से तीनों ही चुप बैठे रहे। डॉक्टर ने पूछा, अब तुम क्या करोगे कवि? तुम्हारे पास तो केवल बेहला ही बचा है, पहले की तरह फिर देश देश में बजाते फिरोगे? शशि ने हंसते हुए कहा, अपने काम में आप मुझे भर्ती कर लीजिए, मैं सचमुच अब शराब नहीं पीऊँगा। उसकी बात और कहने का अंदाज देखकर भारती हंस पड़ी। डॉक्टर भी हंसने लगे। फिर स्नेह से भीगे स्वर में बोले, नहीं कवि, इसमें तुम्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी इस बहन के पास रहो, इसी में मेरा बहुत काम हो जाएगा। शशि ने पल भर मौन रहकर संकोच के साथ कहा, पहले मैं कविता लिखा करता था डॉक्टर, शायद अब भी लिख सकता हूँ। डॉक्टर ने खुश होकर कहा, इसमें मेरा बहुत काम बन जाएगा। मैं फिर आरंभ करूँगा, अब केवल किसान मजदूरों के लिए लिखूँगा। लेकिन वो लोग तो पढ़ना जानते नहीं कवि। फिर बोले, ये काम अस्वाभाविक होगा, और कोई भी अस्वाभाविक चीज़ टिकती नहीं है। अनपढ़ों के लिए अन्य क्षेत्र खोला जा सकता है, क्योंकि उन्हें भूख का ज्ञान है, लेकिन उनके सामने साहित्य नहीं परोसा जा सकता। उनके सुख दुख का वर्णन करने को साहित्य नहीं कहते। किसी दिन अगर संभव हुआ तो अपने साहित्य की वो स्वयं ही रचना कर लेंगे, नहीं तो तुम्हारे कर्ण से निकले गीत हलधारों के लिए गीत काव्य नहीं हो सकते। ये असंभव प्रयास तुम मत करना कवि। तो मैं क्या करूं?
तुम विप्लव के गीत गाना, जहाँ तुमने जन्म लिया है, जहाँ जाति आदमी बने हो, केवल उन्हीं के लिए, केवल शिक्षित और भद्र के लिए। भारती विस्मित होने के साथ व्यथित भी हुई। बोली, भैया तुम भी जाति मानते हो? तुम्हारा ध्यान भी केवल भद्र जाति की ओर ही है। डॉक्टर बोले, मैंने वर्णाश्रम की बात तो कही नहीं भारती। उस बलपूर्वक बने जाति भेद की चर्चा मैंने नहीं की। ये वैषम्य मुझ में नहीं है, लेकिन शिक्षित का जाति भेद माने बिना तो मैं नहीं रह सकता। यही तो सच्ची जाति है, यही तो भगवान के हाथ की बनी हुई सृष्टि है। ईसाई होने के कारण मैं तुम्हें ठेल कर क्या अलग रख सका हूँ बहन? तुम्हारी बराबरी का मुझे अपना कहने के लिए और कौन है? भारती ने श्रद्धा भरी नज़रों से उनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा विप्लव गान तो शशि बाबू के मुंह से शोभा नहीं देगा भैया। तुम्हारे विप्लव का गीत, तुम्हारी गुप्त समिति का। डॉक्टर ने उसे बीच में ही रोक कर कहा, नहीं, मेरी गुप्त समिति का भार मेरे ही ऊपर रहने दो बहन। उस बोझ को ढोने योग्य शक्ति नहीं, उसे रहने दो। वो केवल मेरे लिए है। तुमसे तो मैं कह चुका हूँ भारती, विप्लव का अर्थ केवल खून खराबा नहीं है। विप्लव का अर्थ है अत्यधिक तीव्रता से आमूल परिवर्तन। राजनीतिक विप्लव नहीं, वो तो मेरा ही है। कभी तुम दिल खोलकर सामाजिक विप्लव के गीत गाने शुरू कर दो। जो कुछ सनातन है, जो कुछ प्राचीन है, जीर्ण और पुराना है, धर्म, समाज, संस्कार सब टूट फूट कर ध्वंस हो जाए। और कुछ ना कर सको शशि, तो केवल इस महासत्य का ही मुक्त कंठ से प्रचार करो कि इससे बढ़कर बड़ा शत्रु भारत का और कोई नहीं है। उसके बाद देश की स्वाधीनता का भार मुझ पर रहने दो। सीढ़ी पर किसी की आहट सुनाई दी। कौन है? शशि ने पूछा। डॉक्टर पलक झपकते ही तेज चाल से बरामदे में चले गए। फिर तुरंत ही वापस आकर बोले, भारती, सुमित्रा आ रही है। उस गहन रात्रि में सुमित्रा के आने का समाचार जैसा अप्रत्याशित था, वैसा ही अप्रीतिकर भी था। भारती व्यथित और त्रस्त हो उठी। पल भर बाद सुमित्रा के आने पर डॉक्टर ने स्वाभाविक स्वर में स्वागत करते हुए कहा, बैठो, क्या अकेली ही आई हो? सुमित्रा ने कहा, हाँ। फिर उसने भारती से पूछा, अच्छी तरह हो ना? इस एक ही मिनट में भारती ने न जाने क्या क्या सोच डाला, इसका ठिकाना नहीं। उस दिन की तरह आज भी सुमित्रा उसकी कोई परवाह नहीं करेगी, ये वो निश्चित रूप से जानती थी। लेकिन इस कुशल प्रश्न से नहीं, बल्कि उसकी आवाज़ में स्निग्ध कोमलता देखकर भारती मानो सहसा अपने हाथों में चंद्रमा पा गई। बोली, अच्छी तरह हूँ जीजी, आप तो अच्छी तरह हैं ना? हाँ, अच्छी तरह हूँ, कहकर सुमित्रा एक ओर बैठ गई। डॉक्टर बोले, शशि के मुंह से मैंने सुना कि तुम बहुत ही बड़ी संपत्ति की उत्तराधिकारी होकर जावा जा रही हो। हाँ, मुझे ले जाने के लिए आदमी आया है। कब जाओगी? शनिवार को पहले स्टीमर से। अब तो तुम बड़ी धनवान हो। हाँ, सब मिल गया तो बन जाऊंगी। डॉक्टर बोले, मिल ही जाएगा। अटॉर्नी की राय के बिना कोई काम मत करना, सावधान रहना। जो तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं वो परिचित तो है ना? हाँ, भरोसे के आदमी हैं, मैं उन्हें पहचानती हूँ। तब कोई बात नहीं। अचानक शशि बोल उठा, ये तो बहुत बुरी बात हुई डॉक्टर। जिन 3 बंगाली महिलाओं को आपने लिया था, नवतारा गई, स्वयं प्रेसिडेंट जाने को तैयार हैं, केवल भारती। डॉक्टर हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, भारती भी महाजनों के पंथ का अनुसरण करेगी, ये एक प्रकार से निश्चित हो चुका है। भारती ने गुस्से से देखा। डॉक्टर के परिहास में छिपी व्यथा का अनुमान करके शशि ने कहा, आपको जल्दी ही चला जाना पड़ेगा। अब तो आप देखिए कि आपके पथ के दावेदारों की एक्टिविटी कम से कम बर्मा में तो समाप्त हो गई। इसे अब कौन चलाएगा? वो उसी तरह हंसते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे हो कवि? इतने समय से इतना देख सुनकर भी अंत में सव्यसाची के लिए तुम्हारे मुंह से ये सर्टिफिकेट? 3 महिलाएं चली जाएंगी, क्या इसीलिए पथ के दावेदार समाप्त हो जाएगा? शराब छोड़ देने का क्या यही फल हुआ है? इससे तो अच्छा था कि फिर पीना शुरू कर दो। बात मजाक से सुनाई पड़ने पर भी मजाक नहीं है, ये समझ लेने पर भी भारती ठीक ठीक नहीं समझ सकी। कनखियों से उसने बड़े ध्यान से देखा। सुमित्रा आंखें झुकाए चुपचाप बैठी है। उसने मुंह उठाकर डॉक्टर के चेहरे पर नजरें टिकाए रखकर कहा, भैया, समझने के लिए मुझे तो शराब शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं समझ पाई। नवतारा कुछ भी नहीं है और मैं तो उससे भी तुच्छ हूँ,
लेकिन सुमित्रा जी जिन्हें तुमने प्रेसिडेंट का आसन दिया है, उनके चले जाने पर क्या तुम्हारे पथ के दावेदारों को चोट नहीं पहुंचेगी? सच बताओ भैया, केवल किसी को लांछित करने के लिए ही नाराज होकर मत कहना। सुमित्रा जिस तरह मुंह झुकाए बैठी थी, उसी तरह चुपचाप नीचा मुंह किए मूर्ति की भांति बैठी रही। डॉक्टर पल भर मौन रहे। उसके बाद धीरे धीरे बोले, भारती, मैंने क्रोध में ये बात नहीं कही है। सुमित्रा अवहेलना की वस्तु नहीं है। तुम शायद नहीं जानती, लेकिन सुमित्रा स्वयं अच्छी तरह जानती है कि इन मामलों में अपनी हानि की गणना नहीं करनी चाहिए। इसके लिए किसके प्राण फालतू हैं? प्राणों का मूल्य किस चीज़ से निश्चित किया जा सकता है? बताओ तो। मनुष्य तो जाएगा ही, वो चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। किसी के अभाव को ही हमें सर्वनाश नहीं समझ लेना चाहिए। जल के स्रोत के समान एक का स्थान दूसरा स्वच्छंदता से और बिल्कुल अनायास ही पूरा कर सकता है। यही शिक्षा हमारी पहली और प्रधान शिक्षा है भारती। भारती बोली, लेकिन ऐसा तो संसार में होता नहीं। उदाहरण के रूप में तुम्ही को मान लिया जाए। तुम्हारा अभाव कोई किसी दिन पूरा कर सकता है? ये बात सोच भी नहीं सकती भैया मैं। डॉक्टर बोले, तुम्हारी विचारधारा अलग ही है भारती, और जिस दिन मुझे इसका पता चला, उसी दिन से मैं तुम्हें फिर से इसी दल में खींच लाने में असमर्थ हो गया। मेरे मन में बार बार यही विचार आया है कि संसार में तुम्हारे लिए ये नहीं, दूसरा काम है। भारती बोली, और मुझे भी बराबर यही ख्याल आता रहा है कि तुम मुझे अयोग्य समझकर दूर हटा देना चाहते हो। अगर मेरे लिए दूसरा काम हो तो मैं उसी के लिए अभी से निकल पड़ूंगी, लेकिन मेरे प्रश्न का तो ये उत्तर नहीं है भैया। वास्तविक बात ही तुच्छ हो गई है। तुम्हारा अभाव जल के स्रोत के समान पूरा हो सकता है या नहीं? तुम कह रहे हो कि हो सकता है, और मैं कह रही हूँ कि नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि मनुष्य केवल जल का स्रोत नहीं है। तुम तो अवश्य ही नहीं हो। पल भर मौन रहकर उसने फिर कहा, केवल इसी बात को जानने के लिए मैं तुम्हें परेशान न करती, लेकिन जो नहीं है, जिसे तुम स्वयं जानते हो कि वो सत्य नहीं है, मुझे उसी से फुसलाना चाहते हो। भारती ही ने फिर कहा, इस देश में अब तुम्हारा ठहरना नहीं हो सकता। तुम जाने को बैठे हो, फिर तुम्हें वापस पाना कितना अनिश्चित है। ये सोचते हृदय में ज्वाला धधक उठती है। इसी से उसका सोच नहीं करती। फिर भी सत्य को प्रतिक्षण अनुभव किए बिना नहीं रह सकती। इस व्यथा की सीमा नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर मेरी व्यथा ये है कि तुमको इस तरह पाकर भी मैं नहीं पा सकी। आज मुझे कितने प्रश्न याद आ रहे हैं भैया, लेकिन मैंने जब भी उन प्रश्नों को पूछा है, तुमने सच भी कहा है और झूठ भी कहा है। सच और झूठ मिलाकर भी कहा है, लेकिन किसी भी तरह मुझे सत्य क्या है यह जानने नहीं दिया। तुम्हारे पद के दावेदारों की मैं सेक्रेटरी जरूर हूँ, फिर भी तुम्हारे कार्य पद्धति में मेरी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। मैंने ये बात कभी नहीं छिपाई। तुम नाराज़ नहीं हुए, ना अविश्वास ही किया। मुस्कुराते हुए केवल मुझे अलग कर देना चाहा है। अपूर्व बाबू के जीवन दान की बात भी मैं भूली नहीं हूँ। मालूम होता है मेरे छोटे से जीवन का कल्याण केवल तुम ही निर्देशित कर सकते हो। भैया, जाते समय अब अपने आप को छिपा कर मत जाओ। तुम्हारा मेरा सभी का जो परम सत्य है, उसे ही आज कपट छोड़कर स्पष्ट प्रकट कर दो। इस अनोखी प्रार्थना का अर्थ न समझ पाने के कारण शशि और सुमित्रा दोनों ही आश्चर्यचकित होकर ताकते रह गए, और उनकी आंखों पर नज़र डालकर भारती अपनी व्याकुलता से स्वयं ही लज्जित हो उठी। ये लज्जा डॉक्टर की नज़रों से छिपी न रह सकी। उसने हंसते हुए कहा, सच झूठ और सफ़ेद झूठ एक में मिलाकर तो सभी बोलते हैं भारती। इसमें मेरा विशेष दोष क्या है? इसके अतिरिक्त यदि किसी के लिए यह बात लज्जा करने की हो तो मेरे लिए ही है, लेकिन लज्जित तुम हो रही हो। भारती मुंह झुकाए बैठी रही। सुमित्रा ने इसका उत्तर देते हुए कहा, लेकिन अगर डॉक्टर तुम्हारे पास लज्जा हो ही नहीं तब? लेकिन स्त्रियां तो मुंह पर सच बात भी स्पष्ट रूप से कहने में लज्जा का अनुभव करती हैं। कोई तो कह ही नहीं सकती। ये बात किसको लक्ष्य करके किस लिए कही गई, ये किसी से छिपी नहीं रही, लेकिन जो श्रद्धा और सम्मान उनके लिए सहज प्राप्य मालूम होते हैं, उन्होंने सबको निरुत्तर कर दिया। 2-3 मिनट इसी तरह चुपचाप बीत जाने पर डॉक्टर ने भारती की ओर देखते हुए कहा, भारती, सुमित्रा ने कहा है कि मुझ में लज्जा नहीं है। तुमने ये आरोप लगाया है कि मैं सुविधानुसार सच झूठ दोनों ही बोला करता हूँ।
आज भी उसी तरह कुछ कहकर इस प्रसंग को मैं समाप्त कर सकता था यदि इसके साथ मेरे पथ के दावेदार का कोई संबंध न होता। इसकी भलाई बुराई से ही मेरा सच झूठ निर्धारित होता है। यही मेरा नीति शास्त्र है, यही मेरी अकपट मूर्ति है। भारती अवाक होकर बोली, ये क्या कहते हो भैया? यही तुम्हारी नीति है, यही तुम्हारी अकपट मूर्ति है? सुमित्रा बोल उठी, हाँ ठीक यही है, यही इनका यथार्थ स्वरूप है। दया नहीं, ममता नहीं, धर्म नहीं, इस पत्थर की मूर्ति को मैं पहचानती हूँ। सुमित्रा की बात पर भारती ने विश्वास कर लिया हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुनकर स्तब्ध हो गई। डॉक्टर बोले, तुम लोग कहा करती हो चरम सत्य, परम सत्य, और ये अर्थहीन निष्फल शब्द तुम लोगों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। मूर्खों को भुलावे में डालने के लिए इससे बड़ा जादू मंत्र और कोई नहीं है। तुम लोग सोचती हो कि झूठ को ही बनाना पड़ता है, सत्य शाश्वत, सनातन और अपौरुषेय है। ये झूठी बात है। झूठ की तरह सच को भी मानव जाति दिन रात बनाती है। ये भी शाश्वत नहीं है, इसका जन्म है, मृत्यु है। मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य की सृष्टि करता हूँ। ये परिहास नहीं, सव्यसाची के हृदय की उक्ति है। भारती सुनकर पीली पड़ गई। अस्फुट स्वर में उसने कहा, भैया क्या यही तुम्हारे पथ के दावेदार की नीति है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, भारती, पथ के दावेदार मेरी तर्कशास्त्र की पाठशाला नहीं है। यह मेरी पथ पर चलने के अधिकार की शक्ति है। कौन कब किसे अज्ञात आवश्यकता के लिए नीति वाक्य की रचना कर गया वही हो जाएगा पथ के दावेदारों के लिए सत्य। इसके लिए जिसकी गर्दन फांसी की रस्सी से बंधी है उसके हृदय का वाक्य हो जाएगा झूठ। तुम्हारा परम सत्य क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन परम मिथ्या यदि कहीं हो तो वो यही है। उत्तेजना से सुमित्रा की आंखें चमक उठी, लेकिन इतनी भयानक बात सुनकर भारती आशंका से एकदम अभिभूत हो उठी। कवि जी? डॉक्टर हंस पड़े। शशि की कैसी भक्ति है देख ली? लेकिन डॉक्टर की हंसी में कोई शामिल नहीं हुआ। डॉक्टर ने दीवार घड़ी की ओर देखकर कहा, ज्वार समाप्त होने में देर नहीं है, मेरे जाने का समय हो गया। तुम्हारे तारा विहीन शशि तारा लॉज आने का समय अब मुझे नहीं मिलेगा। मैं ये मकान कल ही छोड़ दूंगा। कहाँ जाओगे? आपके आदेशानुसार भारती के घर। डॉक्टर हंसते हुए बोले, देख रही हो भारती, शशि मेरा आदेश अमान्य नहीं करता। उस मकान का नाम क्या रखोगे शशि? शशि भारती लॉज। तुमने 3 बार धोखा खाते तो मैंने देखा है, इस बार शायद सफलता मिल जाए। भारती बहुत अच्छी लड़की है। इतने कष्ट में भी भारती हंस पड़ी। सुमित्रा ने भी हंसते हुए सिर झुका लिया। डॉक्टर बोले, तुम्हारे रुपयों की थैली जिसे मैं साथ लेकर जा रहा था भारती के पास छोड़ जाऊंगा, वो भी एक मकान खरीदेगी। भारती बोली, क्या घाव पे नमक छिड़कना बंद नहीं होगा भैया? शशि ने कहा, रुपए आप ले लीजिए डॉक्टर, मैंने आपको दे दिए। मेरे देश के घर द्वार बेचकर मिले रुपए देश के काम में ही लगने दीजिए। डॉक्टर हंस पड़े, लेकिन दूसरे पल उनकी आंखें टपटपा उठीं। बोले, रुपए मेरे पास हैं शशि, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अब शायद रुपयों की कमी कभी भी ना होगी। कहकर वो हंसते हुए सुमित्रा की ओर देखने लगे। सुमित्रा की दोनों आंखें कृतज्ञता से भर उठीं। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सर्वांग से यही बात फूट कर निकल पड़ी, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, लेकिन क्या तुम उसे छुओगे? डॉक्टर अपनी दृष्टि दूसरी ओर हटाकर कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद बोले, कवि कहिए। ब्राह्मण भोजन कुछ पहले ही पूरा कर डाला, इसलिए दुखी मत होना, क्योंकि अब जब शुभ मुहूर्त आएगा तब मुझे अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन वो दिन आएगा अवश्य। तरह तरह के भोजन से तृप्त होकर आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तुम सुखी हो। लेकिन तुम 2 काम कभी मत करना, शराब मत पीना और राजनीतिक विप्लव में भाग मत लेना। तुम कवि हो, देश के बहुत बड़े कलाकार हो, तुम राजनीति से बड़े हो, इस बात को मत भूलना। शशि ने दुखी होकर कहा, आप जिसमें हैं उसमें मेरे रहने से दोष होगा? क्या मैं आपसे भी बड़ा हूँ? डॉक्टर ने कहा, बड़े तो हो ही, तुम्हारा परिचय ही तो जाति का सच्चा परिचय है। तुम लोगों को छोड़ देने पर इसे किस चीज़ से तौला जाएगा? किसी दिन स्वाधीनता की इस समस्या का समाधान होगा ही, तब इसे दुख दुख की कहानी का जनश्रुति से अधिक मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारे कार्यों का मूल्य निर्धारण कौन करेगा?
तुम ही तो देश की समस्त विच्छिन्न विक्षिप्त धाराओं की माला की भांति गुथ जाओगे। सुमित्रा बोली, कब गूंथेंगे ये बात वो ही जानते हैं, लेकिन तुमने बातें गूंथ कर उनका जो मूल्य बढ़ा दिया है उसे भारती कैसे संभालेगी। सुनकर सभी हंसने लगे। डॉक्टर ने कहा, शशि होगा हम लोगों का राष्ट्र कवि, हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, केवल मेरे देश का कवि। सहस्र नद नदी प्रवाहित हमारा बंग देश, हमारी सुजला सुफला शस्य श्यामलाम खेतों से भरी बंग भूमि। मिथ्या रोग का दुख नहीं, मिथ्या दुर्भिक्ष की क्षुधा नहीं, विदेशी शासन के दुस्सह अपमान की ज्वाला नहीं, मनुष्यत्वहीनता की लांछना नहीं। शशि, तुम होगे उसी के चारण कवि, क्या तुम ना हो सकोगे भाई। भारती का समूचा बदन रोमांचित हो उठा। शशि भाई संबोधन की मधुरता से विगलित होकर बोला, डॉक्टर, चेष्टा करने पर मैं अंग्रेजी में भी कविता लिख सकता हूँ, यहाँ तक कि। डॉक्टर बीच में ही रोक कर बोल उठे, नहीं नहीं, अंग्रेजी में नहीं, केवल बंगला में, केवल 7 करोड़ अधिवासियों की मातृभाषा में। शशि, संसार की लगभग सभी भाषाएं मैं जानता हूँ, लेकिन सहस्र दलों में विकसित ऐसी मधु से भरी भाषा और नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ भारती, ऐसा अमृत इस देश में कब कौन लाया। भारती की आंखों के कोरों में आंसू भरा है। उसने कहा, मैं सोचा करती हूँ भैया, देश को इतना प्यार करना तुम्हें किसने सिखाया था। शशि बोल उठा, इस विगत गौरव का गान ही मेरा गान होगा, ये प्रेम का सुर ही मेरा सुर होगा। अपने देश को हम लोग जिससे फिर उसी तरह प्यार करने लगें, ऐसी शिक्षा ही मेरी शिक्षा होगी। डॉक्टर ने आश्चर्य भरी नज़रों से शशि की ओर देखा, सुमित्रा के चेहरे पर भी नज़र डाली और अंत में दोनों की समझ में नहीं आया, इसलिए वो दोनों ही अप्रतिभ हो गए। डॉक्टर बोले, क्या फिर उसी प्रकार प्यार करने लगोगे, तुमने जिस प्रकार के प्रेम का संकेत किया है। शशि, उस प्रकार का प्रेम बंगालियों ने कभी अपने बंग देश से नहीं किया। उनका तिलार्थ प्रेम भी होता तो क्या बंगाली ही विदेशियों के साथ षड्यंत्र करके अपने 7 करोड़ भाई बहनों को दूसरे के हाथों में सौंप सकते थे। जननी भूमि केवल कहने भर की बात थी। मुसलमान बादशाहों के पैरों के नीचे अंजलि देने के लिए हिंदू मानसिंह हिंदू प्रतापादित्य को जानवर की तरह बांध कर ले गया था और उसके लिए रसद जुटाकर रास्ता दिखाकर आए थे बंगाली। जब बर्मी लोग हमारा देश लूटने के लिए आते थे तब बंगाली लड़ते नहीं थे, सिर पर हांडी रखकर पानी में बैठे रहते थे। मुसलमान दस्यु मंदिर ध्वंस करके जब हमारे देवताओं के कान काट लेते थे तब बंगाली सिर पर पांव रखकर भाग जाते थे। धर्म की रक्षा के लिए गर्दन नहीं देते थे। वो बंगाली हमारे कुछ भी नहीं लगते कवि, गौरव करने योग्य उनमें कुछ भी नहीं था। हम लोग उनको बिल्कुल अस्वीकार करके चलेंगे। उनका धर्म, उनका अनुशासन, उनकी भीरुता, उनकी देशद्रोहिता, उनकी रीति नीति, उनका जो कुछ भी है वही तो होगा तुम्हारा विप्लव गान, वही तो होगा तुम्हारा सच्चा देश प्रेम। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 16 में।